बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ न्यूट्रिशन। तो हम कम्युनिटी मेडिसिन में न्यूट्रिशन कवर करने वाले हैं फ्रॉम ए टू ज़ी, एंड इंशाल्लाह आई टेल अबाउट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एज वेल। तो न्यूट्रिशन को सबसे पहले तो हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि न्यूट्रिशन है क्या। न्यूट्रिशन इज़ डिफाइंड एज द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ। बेसिकली साइंस ऑफ फूड है एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ। फूड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? फूड इज़ अ सब्सटेंस दैट्स लिविंग बींग्स ईट टू सैटिस्फाई देयर हंगर, यानी अपनी भूख को मिटाने के लिए जो हम सब्सटेंसेस खाते हैं वो उसको फूड कहा जाता है। अब फूड की क्लासिफिकेशन डिफरेंट तरीक़ों से की जा सकती है, ओरिजिन की बेस के ऊपर, केमिकल कॉम्पोजिशन की बेस के ऊपर, फंक्शन की बेस के ऊपर और न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ की बेस के ऊपर। ओरिजिन की बेस के ऊपर हम कैसे कर सकते हैं? एनिमल ओरिजिन होता है और प्लांट ओरिजिन होता है। केमिकल अगर कॉम्पोजिशन की हम बात करें तो प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाइटामिन, मिनरल्स वगैरह, ये तमाम केमिकल कॉम्पोजिशन की बुनियाद के ऊपर। इसी तरह फंक्शन के एतबार से बॉडी बिल्डिंग फूड्स, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोटीन जिसके अंदर मेजॉरिटी शामिल होता है, मिल्क हो गया, मीट, पोल्ट्री, फ़िश, एग, पल्सेस, ग्राउंड नट्स। इसी तरह जो हमारे पास एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं दैट इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स मेनली, क्योंकि वो हमें एनर्जी जो है स्पॉन्टेनियस एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सीरियल्स, शुगर्स, रूट्स, ट्यूबर्स, फैट्स एंड ऑयल्स। इसी तरह प्रोटेक्टिव फूड्स जो होते हैं वो हमारे पास वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, इनके अंदर हमारे पास न्यूट्रिएंट जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है। इसी तरह न्यूट्रिटिव वैल्यू के ऊपर हमारे पास कुछ चीज़ें आ जाती हैं, सीरियल्स एंड मिलेट्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, नट्स, फ्रूट्स, एनिमल फूड्स, फैट्स, ऑयल, शुगर्स, कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस एंड मिसलेनियस फूड्स वगैरह। सो बेसिकली ओरिजिन से याद कर लें केमिकल कॉम्पोजिशन। वैसे हम अगर देखें तो वैसे हम आगे पढ़ेंगे भी सही, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो वाली क्लासिफिकेशन इज़ अलॉट बेटर, बट जर्नली फूड को हम ऐसे डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस दैट आर कंटेन्ड इन फूड्स that are responsible for the function of food and protect the body from disorders। अब nutrients वो specific inorganic और organic compounds हैं जो कि हमारे खाने के अंदर मौजूद होते हैं और जो हमारे खाने का मेन मकसद होता है जिसको वो पूरा कर रहे होते हैं, हमें एनर्जी दे रहे होते हैं, हमारी बॉडी को बचा रहे होते हैं बीमारियों से। 50 काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर देयर, और मेजर जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो 5 होते हैं, इन एडिशन टू वाटर एंड फाइबर। सो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स को हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, मैक्रोज भी कहते हैं, और इनको हम प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारा मेन बल्क ऑफ फूड बना रहे होते हैं। अब परसेंटेजेस क्या होनी चाहिए? अब यहाँ पर जो परसेंटेजेस लिखी हुई हैं दे आर नॉट प्रैक्टिकल कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर, बट जो हमने फॉर एग्जांपल लिपनकॉर्ट के अंदर अगर आपने न्यूट्रिशन पढ़ी थी तो उसके अंदर ज़्यादा बेहतर थी। तो यहाँ पर जो परसेंटेजेस हैं वो प्रोटीन 7 to 15% है, फैट्स 10 to 30% हैं, कार्बोहाइड्रेट 60 to 75% हैं। तो जो वैसे अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज होती है वो 45 to 65% होती है, फैट्स की 20 to 35% होती है, प्रोटीन की 10 to 35% होती है। बट आप वो कल याद कर लें, बट ये प्रैक्टिकली ये फॉलो की जाती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो जो हमारे पास सब्सटेंसेस जो कि थोड़ी मिकदार के अंदर हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, लाइक वाइटामिन एंड मिनरल्स, इनको हम माइक्रोस कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और ये मिलीग्राम और माइक्रोग्राम की क्वांटिटी के अंदर आ रहे होते हैं। डाइटरी फाइबर, तो डाइटरी फाइबर क्या होता है? ये बेसिकली नॉन स्टार्च पॉलीसेकेराइड्स होते हैं दैट मेक द बल्क ऑफ फीसेस, और ये हमारी बॉडी के अंदर कुछ एब्जॉर्ब होते हैं, कुछ नहीं होते, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स की हम बात कर लेते हैं। बेसिकली दे आर नॉन स्टार्च पॉलीसेकेराइड, सेलुलोज वगैरह होते हैं। और जो फाइबर हमारे पास डाइजेस्ट हो रहा होता है, इट इज़ डिग्रेडेड बाय द माइक्रोफ्लोरा इन आवर कोलॉन। टाइप से अगर हम बात करें डाइटरी फाइबर की, तो हमारे पास सोर्स के अकॉर्डिंगली डाइटरी फाइबर आ सकता है, लाइक सीरियल, वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह, एंड अकॉर्डिंग टू सॉलिबिलिटी आ सकता है सॉलेबल एंड इनसॉलेबल। सॉलेबल जो कि एब्जॉर्ब हो जाता है, इनसॉलेबल जो कि ऐसे ही पास हो जाता है। अब कुछ डिजीज़ ऐसी होते हैं जो कि फाइबर डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ हो सकती है, कोलोनिक कैंसर, अपेंडिसाइटिस, गॉल स्टोन, एथेरोस्क्लेरोसिस एंड कोरोनरी हार्ट डिजीज़। सोर्सेज क्या होते हैं?
हम जैसे कि बात कर रहे थे सीरियल वेजिटेबल्स हो सकते हैं, फ्रूट वेजिटेबल्स, ब्रेड पोटैटोज़ वगैरह हो सकते हैं। फंक्शन क्या होता है? एक तो इनकरेज बावल मूवमेंट्स, जैसे हम बात कर रहे थे कि डेफिशिएंसी जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो अगर हमने बावल मूवमेंट्स को इनकरेज करना है तो ये बहुत अच्छा वे होता है फ़ाइबर का। इसी तरह फ़ाइबर्स के अंदर अगर आपको याद हो, फार्मा के अंदर हमने कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इफेक्ट्स के अंदर फाइब्रेट्स वगैरह भी पढ़े थे, तो फाइबर आल्सो हैज़ कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इफेक्ट्स। इसी तरह वेट रिडक्शन के अंदर इसका है, क्योंकि बल्क बना रहा होता है तो कैलोरी कंजम्पशन तरह कम हो जाती है। इसी तरह हमारे पास जो इंसिडेंस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है वो कम हो जाता है, और पोस्ट प्रेंडियल जो ग्लूकोज स्पाइक होती है, इंसुलिन स्पाइक वगैरह होती है, उसको प्रिवेंट करता है। बावल मूवमेंट, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इफेक्ट, वेट रिडक्शन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हार्ट डिजीज़ से प्रिवेंट करता है, एंड पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज जो स्पाइक होती है उसको बचाता है। डेली रिक्वायरमेंट यहाँ पर मेंशन है कि 40 ग्राम्स हैं। वैसे अगर आपको याद हो तो मेल और फीमेल के लिए डिफरेंट होती है। इट रेंजेस फ्रॉम 25 to 38 ग्राम्स, मेल्स के लिए 38 तक, 40 ग्राम्स तक, और फीमेल्स के लिए ज़रा कम होती है। यूनिट्स की अगर हम बात करें जो कि न्यूट्रिशन के अंदर हमारे पास बेसिकली यूज़ होता है, दैट इज़ कैलोरी। अब हमारे पास दो किस्म की कैलोरी यूज़ होती है। एक हमारे पास जो नॉर्मली किलो कैलोरी, और फूड कैलोरी जो यूज़ हो रही होती है उसको हम डिफ़ाइन करते हैं। इट इज़ अब डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल KCAL किलो कैल, और कैपिटल C जस्ट इस तरह दो तरीके से। या अगर कैपिटल C कहीं पर लिखा हुआ है जिसका मतलब है किलो कैलोरी, या K कैल लिखा हुआ है जिसका मतलब भी किलो कैलोरी ही होता है। इसी तरह मिली कैलोरी होती है, इट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और हमारे पास जो फ्यूल वैल्यू है डिफरेंट ग्रुप्स की, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन 4 कैलोरीज पर ग्राम देते हैं, फैट्स एंड ऑयल्स दे गिव 9 कैलोरीज पर ग्राम। आगे हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ बैलेंस डाइट। यहाँ तक बस इसको रीड कर लीजिएगा, इसके अंदर से कोई एज सच इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। अगला जो हमारे पास है बैलेंस डाइट, इसका एक SCQ आया हुआ है प्रीवियसली, तो इसको हम ज़रा अच्छी तरह देख लेते हैं। डाइट क्या होती है? अ डाइट में भी डिफाइंड एज द काइंड ऑफ फूड ऑन विच अ पर्सन और ग्रुप लिव्स। टाइप ऑफ फूड है, काइंड ऑफ फूड है जो कि हम कंज्यूम कर रहे होते हैं। बैलेंस डाइट वो होती है, इट इज़ डिफाइंड एज अ डाइट विच कंटेन्स वैरायटी ऑफ फूड इन सच क्वांटिटीज एंड प्रोपोर्शन दैट नीड फॉर एनर्जी, अमीनो एसिड, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, कार्ब्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स इज एडिक्वेटली मेट फॉर मेंटेनिंग हेल्थ, विटैलिटी एंड जर्नल वेलबींग। सो एक ऐसी डाइट जो कि हमारी एनर्जी नीड्स और हमारी मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो नीड है उसको पूरा कर रही है, लाइक अमाइनो एसिड, विटामिन, फैट्स, मिनरल, तमाम चीज़ों की एक रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है, ताकि हमारी हेल्थ मेंटेन रहे, हमारी विटैलिटी और जो हमारी लॉन्गेविटी है वो मेंटेन रहे, और हमारी जो वेलबींग है वो भी जर्नल मेंटेन रहे। अब बैलेंस डाइट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, हम जैसे हम बात कर रहे थे, तो वही होंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। तो ये हमारी बैलेंस डाइट आ जाती है। मैक्रोज के अंदर वही कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स आ जाएंगे, माइक्रोज के अंदर विटामिन, मिनरल्स आ जाएंगे। आगे हमारे पास है बेसल मेटाबॉलिक रेट या बेसल मेटाबॉलिज्म। अच्छा, बेसल मेटाबॉलिज्म को हम डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज़ द एनर्जी नेसेसरी टू सस्टेन द फास्टिंग इंडिविजुअल एट रेस्ट। सिंपल अल्फाज में अगर आपको मैं बताऊं तो जो हमारा BMR या बेसल मेटाबॉलिज्म होता है, वो एनर्जी जो कि हमें, अगर आप पूरा दिन एक जगह पर बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते, उस स्टेट के अंदर आपकी बॉडी को सस्टेन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको BMR कहते हैं। बेसल लेवल के ऊपर जो आपको एनर्जी चाहिए, इसके अंदर आपकी एक्टिविटी लेवल शामिल नहीं होती। ठीक है। तो अडल्ट मेल के लिए 40 कैलोरीज पर आवर पर स्क्वायर मीटर सरफेस ऑफ बॉडी, और अडल्ट फीमेल के लिए 37 कैलोरीज पर आवर पर स्क्वायर मीटर ऑफ बॉडी। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी बॉडी एरिया सरफेस जो है वो 1.75 स्क्वायर मीटर्स है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर कोई बंदा मेल है तो 40 को 1.75 जो कि आपका सरफेस एरिया है उससे, और पर आवर दिन के अंदर 24 होते हैं, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1700 कैलोरीज निकल आएंगी। सो एक ये सिंपल तरीका होता है। लेकिन हमारी जो डेली कैलोरीज होती हैं वो ज़्यादा होती हैं इससे। अब ये बेसल मेटाबॉलिक रेट है ना। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक दिन पूरा दिन बैठे रहें एक ही जगह पे, तब तो हम कह सकते हैं कि आपका बेसल लेवल के ऊपर ये है। लेकिन अगर आप इसके अंदर अपनी एक्टिविटी लेवल शामिल कर दें, मेंटल एक्टिविटीज़ और फिजिकल एक्टिविटी, तब जाके आपकी जो डेली कैलोरिक रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कहते हैं या मेंटेनेंस कैलोरीज कहते हैं, वो निकलती हैं। सो BMR इज़ नॉट इक्वल टू योर डेली कैलोरीज,
ये वो एनर्जी है जो बेस लाइन हमें चाहिए होती है, ठीक है। तो ये फार्मूला आप देख लीजिएगा, मेल्स के लिए 40 इंटू सर्फेस एरिया इंटू 24, डे के लिए अगर आवर का निकालना है तो फिर आप जो है जस्ट सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 24 लगाने की ज़रूरत नहीं है। कैलोरिक रिक्वायरमेंट, अब ये जर्नल ग्रुप्स दी हुई है कि हमें कितनी कैलोरीज रिक्वायरमेंट होती है। अब वैसे तो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं और हर पर्सन की डिपेंडिंग अपॉन इट्स करेक्टरिस्टिक, बट जर्नली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख लेते हैं कि कुछ वैल्यूज़ हमें याद करनी पड़ेंगी और ये आ जाया करती हैं। तो ये आप मार्क कर लीजिएगा ऐसे क्यों के लिए। मेल एवरेज ऑन एवरेज 2600 कैलोरीज चाहिए होती हैं, एक फ़ीमेल को 2100 कैलोरीज, इन्फेंट को 110, इन्फेंट का और बच्चों का पूछ लेते हैं, ये भी ऐसे क्यों के लिए मार्क कर लीजिएगा। चिल्ड्रन जो हैं 1.5 से 2 साल के लिए उनको 1200 कैलोरीज रिक्वायर होती हैं, 4 से 6 साल के लिए 1690 कैलोरीज और 10 से 12 ईयर्स के लिए 2190 कैलोरीज रिक्वायर होती हैं। सो जो मेल्स के अंदर डेफिनेटली विद एज आफ्टर 30 डिक्रीज़ करती हैं। जो हमारे पास 20 to 29 ईयर्स के अंदर तकरीबन 3000 कैलोरीज रिक्वायर होती हैं, 2960, और 50 ईयर्स का अगर कोई मेल है तो 2500, अगर वो 70 से ऊपर चला गया तो 2000 कैलोरीज। फीमेल्स इसी तरह 2100 कैलोरीज रिक्वायर होती हैं, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनकी नीड ज़्यादा हो जाती है तो 2500 हो जाती है, और लैक्टेशन भी अगर करा रही हैं तो 3100 कैलोरीज हैं। अब यहाँ पर जस्ट हम रेफरेंस के लिए याद करें, इनका एक्यूरेट होना ज़रूरी नहीं है, डेफिनेटली ये वेरी करती हैं। इन्फेंट्स के लिए 110 कैलोरीज पर डे, चिल्ड्रन का मैंने आपको बताया है, तो ये आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। और नीचे एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं डिपेंडिंग अपॉन द वर्क। लाइट वर्क 75 कैलोरीज, मॉडरेट वर्क अगर आप कर रहे हैं तो 75 to 150 कैलोरीज आपने ऐड करनी है, हार्ड वर्क कर रहे हैं तो 300 तक हो सकता है। तो ये एक है। अगर प्रेगनेंसी के अंदर जो भी कैलोरीज आ रही हैं तो आपने उसके अंदर 300 कैलोरीज ऐड करनी है। लैक्टेशन के लिए 550 कैलोरीज, 550 या 600 कैलोरीज हम इसलिए कहते हैं कि जो कंजम्पशन होती है मिल्क प्रोडक्शन के लिए वो इतनी ही होती है, मतलब जो एनर्जी रिक्वायर होती है। आगे हमारे पास फूड कैलोरिक वैल्यूज़ लिखी हुई हैं कि जर्नल फूड्स के अंदर क्या जो है ना कैलोरी रेशो होती है। अब एक गिलास दूध के अंदर 160, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं, बस पढ़ लीजिएगा। एक गिलास मिल्क के अंदर 160 होती है। एक जो बोतल होती है पेप्सी की 250 ml की, कोको कोला, उसके अंदर 110 होती है। मरिंडा के अंदर 130 होती हैं। एक कप चाय जिसके अंदर 2 टीस्पून शुगर डली हो 995 कैलोरीज होती हैं। इसी तरह कार्ब्स के अंदर 100 ग्राम आटे के अंदर 345 कैलोरीज होती हैं। राइस के अंदर 345 होती हैं 100 ग्राम, और 1 पीस। अब ये वही है तो लाइक अब 1 ग्राम के अंदर 4 कैलोरीज होती हैं। तो क्योंकि अब आटे के अंदर फाइबर भी होता है तो वो जो है ना प्योर कार्ब्स नहीं होते, तो जो है ना 1 ग्राम के अंदर तकरीबन 3.4 कैलोरीज़ के एतबार से यहाँ पर लिखा हुआ है। सो वरना 1 ग्राम जो होता है, वरना 100 ग्राम अगर प्योर कार्बोहाइड्रेट या मैदा हो या बिल्कुल कोई इस तरह की प्योर चीज़ हो तो उसमें आप एस्टिमेशन रख सकते हैं कि 1 ग्राम के अंदर 4 कैलोरीज़ होती हैं। तो 100 ग्राम के लिए के अंदर तकरीबन 400 कैलोरीज़ होंगी। फाइबर की वजह से हमने यहाँ पर कम लिखी हुई हैं। 1 पीस ऑफ ब्रेड 80 कैलोरीज, बिस्किट 70 कैलोरीज, स्वीट अगर है तो 80 कैलोरीज, बीफ के अंदर 100 ग्राम 200 कैलोरीज, मटन के अंदर 180, चिकन 130 कैलोरीज 100 ग्राम की क्वांटिटी के अंदर। पल्सेस इसी तरह 100 ग्राम के अंदर 340 टू लेके 370 तक हैं। फ्रूट डिपेंड करता है, एप्पल के अंदर 50 है, बनाना के अंदर 65 है, ऑरेंज 40, मैंगो 75, गावा जो है वो 50। ये भी हो सकता है एक्यूरेट ना हो, बट ये यहाँ पर लिखी हुई है क्योंकि डिपेंड करता है अपॉन द साइज़, एंड कुछ हो सकता है इनमें से ठीक ना भी हो, बट आप उसको रीड कर लीजिएगा। एग एक जो बॉयल होता है उसके अंदर 55 टू वैसे 70 होती है, यहाँ पर 55 लिखा हुआ है। इसी तरह एग वाइट के अंदर 17 कैलोरीज होती हैं, ठीक लिखा हुआ है। 1 फ्राइड एग के अंदर 110 कैलोरीज होती हैं। एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर जो कि हमारे पास रॉ स्टेट के अंदर चीज़ों के अंदर मौजूद होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल पल्सेस के अंदर फाइट्स एंड टैनिन्स होते हैं जो कि अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू द बॉडी उसको हैम्पर कर रहे होते हैं या उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होने दे रहे होते। इनको हम एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स कहते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ सर्टन शुगर्स नोन एज ओलिगोसैकेराइड्स, ये फ्लैटुलेंस कॉज कर रहा होता है, ठीक है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और गैस या इस तरह की चीज़ें कॉज कर रहा होता है, इंडाइजेशन कॉज कर रहा होता है। तो ये कुछ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं। बाकी आपके जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं उन वो डिपेंड करती हैं आपके फैक्टर्स के ऊपर, लाइक एज। अब यंगर पीपल को ज़्यादा फूड चाहिए होता है, मेल्स को ज़्यादा फूड चाहिए होता है। सेक्स की अगर हम बात करें, फीमेल्स को ज़्यादा
किस कंडीशन के अंदर चाहिए होता है, लाइक अगर वो प्रेग्नेंट हैं या लैक्टेशन करा रही हैं, मेंसेस चल रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी, अगर एक बंदा ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करता है तो उसे ज़्यादा चाहिए, ठीक है। क्लाइमेट, सर्द जो इलाकों के लोग होते हैं उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है हीट मेंटेन करने के लिए। इसी तरह स्टेट ऑफ हेल्थ, फॉर एग्जांपल बीमारी के अंदर आपको ज़्यादा प्रोटीन्स वगैरह की ज़रूरत होती है। तो ये हमारे पास जो है ना कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर रहे होते हैं एज, सेक्स, फिजिकल एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, क्लाइमेट एंड स्टेट ऑफ हेल्थ। तो ये हमारे पास हो गया। इसके बाद हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। यहाँ से ऐसे क्यों आ जाया करता है, तो ये चीज़ें आपको वैसे जनरली पता होंगी, हम इनका एक ओवरव्यू कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो है इसको मार्क कर लीजिएगा ऐसे क्यों के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का मतलब है कि इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मौजूद है। सोर्सेज क्या होते हैं, स्टार्च, सीरियल, रूट ट्यूबर्स हो सकते हैं। इसी तरह शुगर्स जो होती हैं हमारे पास, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज वगैरह। इसी तरह सेलुलोज फाइबर्स जो होते हैं। तो ये स्टार्चेस, शुगर्स, सेलुलोज आर दी मेन सोर्सेज। रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 50 to 70% होती है, जैसे कि हमने पहले बात की थी। तो 55 to 50 और अपर लिमिट 70% की है। मिनिमम जो यहाँ पर इसने क्वांटिटी लिखी हुई है वो 300 ग्राम्स की लिखी हुई है। mg नहीं है, यहाँ पर ग्राम आएगा अगर आपकी बुक के अंदर गलत लिखा हुआ है। 1200 कैलोरीज अप्रॉक्सीमेटली। सवाल आ जाता है कि डेली रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो कार्ब्स की आपने बतानी होती है 300 और प्रोटीन की आपने 1 ग्राम और इसी तरह आपने फैट्स की भी बतानी होती है। फंक्शन क्या होता है कार्ब्स का, ऑब्वियसली आपको एनर्जी देने के लिए रैपिड सोर्स ऑफ एनर्जी हैं और अमाइनो एसिड सिंथेसिस के अंदर सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स के लिए ज़रूरी है। कैलोरिक वैल्यू क्या होती है, 4 कैलोरीज हमें मिलती हैं पर ग्राम। प्रोटीन्स क्या हैं, ये भी हमारे पास हाईली कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस हैं। इनके अंदर नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, और सल्फर भी मौजूद होता है। सोर्सेज क्या होते हैं, एनिमल सोर्सेज होते हैं और प्लांट सोर्सेज होते हैं। एनिमल सोर्सेज के अंदर हमारे पास मीट, फिश, एग्स, मिल्क वगैरह शामिल हैं। वेजिटेबल सोर्सेज के अंदर हमारे पास पल्सेस, सीरियल, बीन्स, ऑयल्स वगैरह और सीड्स वगैरह शामिल हैं। रिक्वायरमेंट क्या होती है, हमारे पास 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट हमें चाहिए होता है फॉर मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी प्रोटीन्स। और कम से कम 10% हमारा जो टोटल डेली इनटेक है वो प्रोटीन से आना चाहिए और मिनिमम भी 50 से 60 ग्राम हमें लेना चाहिए। फंक्शन क्या होता है बॉडी बिल्डिंग के अंदर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यूज़ के अंदर, बॉडी प्रोविजंस के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, इसी तरह एंटीबॉडीज़, प्लाज्मा प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, एंजाइम वगैरह, ये बेसिकली प्रोटीन इन नेचर होते हैं, तो इनकी सिंथेसिस के लिए भी हमें चाहिए होता है, बॉडी रिपेयरिंग के लिए चाहिए होता है। कैलोरिक वैल्यू कार्बोहाइड्रेट्स की तरह सेम ही है, 4 कैलोरीज पर ग्राम। टाइप ऑफ अमीनो एसिड, अब प्रोटीन आपको पता ही है कि जो है वो चेन ऑफ अमीनो एसिड से मिलके बनता है। तो हमारे पास 2 किस्म के न्यूट्रिशन के अंदर इंपॉर्टेंट, अगर हम न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट से देखें, एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं और नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी नहीं बना सकती और नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी बना सकती है। एसेंशियल के अंदर हमारे पास 9 अमीनो एसिड्स आ जाते हैं। आपको अब याद ही होगा, अगर आपने याद किया था तो मेरे पास एक होता था निमोनिक MTV PTI डबल L, MTV PTI डबल L, मैथियोनिन, थ्रियोनिन, वेलिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन एंड ल्यूसिन। मैथियोनिन, थ्रियोनिन, वेलिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन एंड लाइसिन, ये आपके पास एसेंशियल हैं, ये अगर आप याद रखना चाहें। टाइप ऑफ प्रोटीन्स अकॉर्डिंग टू द क्लासेस, ये SCQ आया हुआ है, इसको मार्क कर लीजिएगा। फर्स्ट क्लास प्रोटीन वो होते हैं जो कि एनिमल सोर्सेज से हासिल किए जाते हैं और जो है ना बहुत रेडिली हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाते हैं। और सेकंड क्लास प्रोटीन्स हमारे वेजिटेबल प्रोटीन्स होते हैं, बिकॉज दे हैव लो न्यूट्रिटिव वैल्यू और ये ईजिली डाइजेस्ट नहीं होते। तो यहाँ पर एक नीचे एनुअल आया हुआ है, बायोलॉजिकल कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। जो हमारे पास कंप्लीट हैं वो फर्स्ट क्लास होते हैं और इनकम्प्लीट हमारे पास सेकंड क्लास होते हैं। लेकिन यहाँ पर इसने एक एक्सेप्शन लिखी हुई है कि जेलेटिन हमारा एनिमल सोर्सेज से आता है लेकिन इसकी लो बायोलॉजिकल वैल्यू है, और यीस्ट हमारा जो है ना है सेकंड क्लास प्रोटीन लेकिन इसकी जो है हाई जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, लेकिन ये आता वेजिटेबल सोर्सेज से ही है। फैट्स एंड ऑयल की हम बात कर लेते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट की तरह हमारे पास जो फैट्स जो हैं वो भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं, लेकिन इनके अंदर जो है ना ऑक्सीजन जो होती है वो कम होती है काफ़ी। सोर्सेज क्या होते हैं हमारे पास, एनिमल फैट्स हो सकते हैं लाइक घी, मिल्क, बटर, चीज़, एग, फैट,
मीट्स वगैरह। वेजिटेबल फैट्स के अंदर ग्राउंड नट, मस्टर्ड, कोकोनट ऑयल वगैरह, सनफ्लावर ऑयल, अदर सोर्सेज सीरियल, पल्सेस, नट्स वगैरह जिसके अंदर थोड़ी क्वांटिटी के अंदर मौजूद होते हैं। रिक्वायरमेंट हमारे पास 90 to 130 mg पर डे। mg नहीं होगा यहाँ पर, ग्राम ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि mg तो बहुत थोड़ा हो जाता है। 10% मिनिमम हमारी डाइटरी इनटेक होनी चाहिए। वेजिटेबल ऑयल जो है वो यहाँ पर 1.5 ग्राम होना चाहिए जो हमारी डेली इनटेक का। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, सिंपल लिपिड्स लाइक ट्राइग्लिसराइड, कंपाउंड लिपिड हो सकते हैं लाइक फॉस्फोलिपिड्स, डिराइव्ड लिपिड्स हमारे पास कोलेस्ट्रॉल क्लासिफिकेशन में सिंपल, कंपाउंड एंड डिराइव्ड। सिंपल लिपिड्स के अंदर ट्राइग्लिसराइड आते हैं, कंपाउंड लिपिड्स के अंदर फॉस्फोलिपिड्स आते हैं, डिराइव्ड के अंदर हमारा कोलेस्ट्रॉल वगैरह आ जाता है। फंक्शन क्या होता है लिपिड्स का? बेसिकली आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारे विसराज को सपोर्ट करते हैं। विसरा जो शीट्स होती हैं हमारे ऑर्गन्स के गिर्द, हार्ट, किडनी वगैरह के, उनको शॉक से बचाती हैं, थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करती हैं। कैलोरिक वैल्यू की अगर हम बात करें तो 9 कैलोरीज पर ग्राम हमें प्रोवाइड करती हैं। अब फैट्स हैं तो इनके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो फैटी एसिड्स होते हैं। अब फैट्स जब ब्रेक डाउन होते हैं तो 2 कंपाउंड के अंदर ब्रेक होते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैटी एसिड की अगर हम बात करें तो वो या तो सैचुरेटेड होते हैं या तो अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड के अंदर हमारे पास पूफा एंड मूफा आते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसी तरह हमारे पास कुछ लाइक प्राइमरी प्रोटीन थे या एसेंशियल अमीनो एसिड थे, इसी तरह हमारे पास एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। 3 हमारे पास होते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं हो सकते, लिनोलिक एसिड, लिनोलैनिक एसिड और एरिकिडोनिक एसिड। इनकी जो हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है 5 ग्राम होती है, और अगर हमारे पास एसेंशियल फैटी एसिड की लैक हो जाए या कमी हो जाए तो फ्रीनोडर्मा की कंडीशन हो जाती है, डर्माटाइटिस वगैरह हो जाता है, स्किन कंडीशंस हो जाती हैं। अब हमारे पास इसी तरह विजिबल और इनविजिबल फैट्स होते हैं। विजिबल फैट जो हमें नज़र आ रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपको अक्सर चीज़ों के ऊपर घी नज़र आ जाता है, फैट नज़र आ जाता है, घी, बटर, कुकिंग ऑयल आपको नज़र आ रहा होता है। इसी तरह इनविजिबल फैट्स होते हैं, वो फैट जो चीज़ों के अंदर मौजूद होते हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहे होते, लाइक सीरियल, नट्स वगैरह के अंदर भी फैट्स होते हैं, मिल्क के अंदर फैट्स होते हैं लेकिन विजिबल नहीं हो रहे होते, तो इसको हम कहते हैं इनविजिबल फैट। इसी तरह हमारे पास एक हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस होता है। जो हमारे पास अनसैचुरेटेड वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं, इसको जब हम हाइड्रोजन के साथ मिक्स करते हैं अंडर अ कैटलिस्ट, अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू बनास्पति या घी। सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर होंगे तो बनास्पति कहेंगे, और अगर वो बिल्कुल सॉलिड हो गए हैं तो वो हम घी वगैरह कहेंगे। सेमी सॉलिड और सॉलिड फैट्स दोनों को ही हम कह सकते हैं बनास्पति और वेजिटेबल घी। आई डोंट नो इनकी कंसिस्टेंसी कैसी होती है, बट खैर जो हमारे इस प्रोसेस के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि जो हमारे पास एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। फैट जो हैं ये काफ़ी डिजीज़ की कॉज कर सकते हैं, ओबेसिटी, कोरोनरी हार्ट डिजीज़, क्वाशकर, कैंसर और फ्रीनोडर्मा, जैसे कि हम बात कर रहे थे। तो ये हमारे पास जो है ना बेसिक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। कार्ब्स की बात की हमने, प्रोटीन की बात की और फैट्स की बात की। अब हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। अब यहाँ पर आप आखिर के अंदर चैप्टर के अंदर ना टेबल बना हुआ है, तो उसके अंदर विटामिन से सवाल आ जाया करता है। विटामिन ए से, विटामिन डी से आ जाता है, और कुछ एक दफ़ा विटामिन B1 से भी आया हुआ है, तो वो आपने ज़रूर रीड करना है। मैं कोशिश करूँगा आखिर के अंदर वो मैं आपको कवर ज़रूर करा दूँ, बल्कि मैं करा ही दूँगा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आए में। विटामिन जो हैं ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर स्मॉल क्वांटिटी के अंदर मौजूद होते हैं, और हम फूड से भी हासिल करते हैं, और ये नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर इनका शुमार होता है। माइक्रोज के अंदर विटामिन और मिनरल्स होते हैं। अभी हम विटामिन की बात कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल जो हमारे पास विटामिन्स होते हैं। हमारे पास जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो निमोनिक हमें से आपको याद ही होगा, एडिक ADE विटामिन ADE, और वाटर सॉल्युबल के अंदर विटामिन C और B1 की तमाम सीरीज़ जो है वो शामिल होती है। बाकी आगे प्रोपोज डाइट लिखी हुई है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। डाइट ऑफ इन्फेंट्स के अंदर आप ये देख लीजिए, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इन्फेंट्स जो होते हैं उनको ज़्यादा फूड नहीं चाहिए होता, लेकिन उनको जो न्यूट्रिएंट्स है वो अच्छे चाहिए होते हैं। तो सप्लीमेंटेशन ऑफ विटामिन A, D, एस्कॉर्बिक एसिड ज़रूर होनी चाहिए, और जो डेली रिक्वायरमेंट होती है उनकी 110 कैलोरीज पर डे होती है। डाइट ऑफ चिल्ड्रन है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। डाइट इन ओल्ड एज के अंदर BMR हमारा कम हो जाता है, तो 50 ईयर्स के अंदर हमने जैसे बात की थी 2500 कैलोरीज रिक्वायर होती हैं, 70 एंड अबव हमें 2000 कैलोरीज रिक्वायर होती हैं। फूड फोर्टिफिकेशन एंड अडल्ट्रेशन की हम बात करें
तो ये डिफरेंस भी आ जाया करता है, ये चैप्टर के आखिर में भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कोशिश करता हूँ कवर करा दूँ। सो फूड फोर्टिफिकेशन की हम पहले बात कर लेते हैं। सो फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है? फूड फोर्टिफिकेशन यानी इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस वेयर बाय न्यूट्रिएंट्स आर एडेड टू फूड टू मेंटेन और इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डाइट। कोई ऐसी चीज़ ऐड करना डाइट के अंदर या ऐसा सब्सटेंस ऐड करना जिससे उसकी जो क्वालिटी है, न्यूट्रिशनल स्टेटस है, वो बेहतर हो जाए। फॉर एग्जांपल हम फ्लोरिनेशन ऑफ वाटर करते हैं, आयोडीनेशन ऑफ सॉल्ट करते हैं, विटामिन ए और डी वेजिटेबल ऑयल या घी के अंदर हम ऐड करते हैं। सो इसको हम फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं? ये इम्प्रूव करता है न्यूट्रिशनल स्टेटस को, ये डेफिशिएंसीज को क्योर करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसी तरह इट मेंटेन द स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन ऑफ फूड, और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सो ये आपने ज़रूर देख लेना है कि फूड फोर्टिफिकेशन इज़ वेरी जो है इम्पॉर्टेंट। इसका डिफरेंस भी होता है अडल्ट्रेशन के साथ, तो मैं आपको बताता हूँ अडल्ट्रेशन ऑफ फूड कैसे होता है। यानी अडल्ट्रेशन के बहुत से मेथड्स हो सकते हैं कि यानी फूड को ख़राब करना, या मिक्सिंग के थ्रू, या सब्सटीट्यूशन के थ्रू, या एब्स्ट्रक्शन के थ्रू, कंसीलिंग द क्वांटिटी, डीकम्पोज फूड ऐड कर देना, मिस ब्रांडिंग कर देना, या फॉल्स न्यूट्रिशनल टेबल देना, या इंटॉक्सिकेंट्स वगैरह ऐड कर देना। तो किसी भी तरह से फूड की क्वालिटी को हम डिस्टर्ब करें तो उसको हम अडल्ट्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारा वेजिटेबल ऑयल है उसके अंदर समटाइम मोटर ऑयल को मिक्स कर दिया जाता है, तो ये लोअर लिम्ब पैरालिसिस कॉज कर सकता है। इसी तरह स्किमिंग ऑफ मिल्क की जाती है, या फिर आप जो वाटर मिक्सिंग की जाती है दूध के अंदर, ये जो है अडल्ट्रेशन के अंदर आ जाता है। सो ये आपने डिफरेंस ज़रूर याद रखने। एंड इट डिक्रीजेज द न्यूट्रिशनल, डिग्रेड्स द न्यूट्रिशनल स्टेटस, ये आपको बीमारियों की तरफ लेके जा सकता है, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन को भी ये जो है वो डिस्टर्ब करता है, और इससे आपको बीमारियां हो सकती हैं, और ये अब इम्प्रूव नहीं करता बल्कि आपकी जो हेल्थ है इसको मज़ीद ख़राब करता है। तो ये आपने ना विद रेफरेंस टू फूड फोर्टिफिकेशन इसका जो डिफरेंस है ज़रूर ध्यान में रखना है। इसी तरह सवाल आया हुआ था कि जो स्लोगन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2015 क्या था, क्वेश्चन आया हुआ था 2018 का भी। सो फ्रॉम फार्म टू प्लेट मेक फूड सेफ, फ्रॉम फार्म टू प्लेट मेक फूड सेफ, ये 2015 का स्लोगन था। और 2018 का स्लोगन था यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एंड एवरीवेयर। आगे टॉपिक है इंस्पेक्शन ऑफ फूड। जब भी आपने देखा होगा फूड इंस्पेक्टर्स होते हैं ये, या डॉक्टर्स होते हैं, या हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, ये पुलिस के साथ जाते हैं मार्केट्स के अंदर और 3 सैंपल कलेक्ट करते हैं। एक वो खुद रखते हैं, एक शॉपकीपर को देते हैं, और एक लेबॉर्ट्री के अंदर भेज देते हैं। अगर कोई भी ऐसा उन्हें सब्सटेंस मिले जो कि अच्छा नहीं है सेहत के लिए, फिर वो उसको जो है वो शॉपकीपर को पकड़ते भी हैं और उसको सील भी करते हैं। इसी तरह हमारे पास आगे फूड बॉर्न डिजीज़ हैं और फूड इन्फेक्शंस हैं। फूड बॉर्न डिजीज़ को आप जस्ट रीड कर लें, मैं आपको रीड करा देता हूँ। फूड बॉर्न जो इंटॉक्सिकेशन है ये या तो नेचुरली अक्रिंग टॉक्सिन की वजह से हो सकती हैं, या टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय सर्टेन बैक्टीरिया, या टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय फंजाई इस वजह से हो सकती हैं, या फिर फूड बॉर्न केमिकल पॉइजनिंग हो सकती है। ये आपकी बेसिक जो कॉजेज़ होती हैं इंटॉक्सिकेशन की। अब नेचुरली जो फूड के अंदर हमारे पास टॉक्सिन्स हो सकते हैं, लेथायरिज्म हो सकता है बीटा ऑक्सैलाइल अमीनो एलानिन की वजह से। इसी तरह एंडेमिक एसाइटिस हो सकता है अल्कोलाइड्स की वजह से। इसी तरह टॉक्सिन्स प्रोड्यूस बाय सर्टेन बैक्टीरिया इंक्लूड बॉचुलिज्म एंड स्टेफ, जो हमारे पास स्टेफाइलोकोकस पॉइजन होते हैं। इसी तरह फंजाई जो हैं ये एफ्लाटॉक्सिन, एर्गोट, फिजेरियम टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। केमिकल पॉइजनिंग अगर आप देखें तो जो हमारे पास हैवी मेटल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मर्करी जो कि फ़िश के अंदर पाया जा सकता है, ये पॉइजनिंग कर सकता है। कैडमियम हमारे शेल फिश के अंदर मौजूद हो सकता है, और लेड टिन कैन के अंदर मौजूद हो सकता है। तो याद रखिएगा, मर्करी फिश के अंदर हो सकता है, कैडमियम शेल फिश के अंदर, और लेड कैन फूड के अंदर हो सकता है। इसी तरह ऑयल, पेट्रोलियम डेरिवेटिव, सॉल्वेंट्स मौजूद हो सकते हैं, टीसीपी। और इसी तरह माइग्रेंट केमिकल्स हो सकते हैं, एस्बेस्टोस हो सकता है, पेस्टिसाइड हो सकते हैं, डीडीटी वगैरह, बीएचसी वगैरह। तो ये जो है ना केमिकल पॉइजनिंग भी हो सकती है। इसी तरह फूड बॉर्न इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। इंटॉक्सिकेशन के अंदर हमने देखा कि 3-4 चीज़ें हो सकती हैं, बैक्टीरियल टॉक्सिन, फंजाई, केमिकल टॉक्सिन्स। इसी तरह इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, बैक्टीरियल, वायरल और पैरासिटिक। बैक्टीरियल के अंदर हमारे पास टाइफाइड फीवर, पैराटाइफाइड फीवर, सैल्मोनेलोसिस, स्टेफाइलोकोकल इंटॉक्सिकेशन, सी परफेरेंजिस इलनेस हो सकता है, बॉचुलिज्म हो सकता है। तो ये तमाम हो सकता है। इसी तरह वायरल डिजीज़ के अंदर गैस्ट्रोएंटराइटिस हो सकता है, हमारे पास वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है। पैरासिटिक के अंदर टीनियासिस, ट्रिकिनोसिस, स्कैरियासिस, अमीबियासिस वगैरह हो सकता है।
सो ये हमने देख लिया। फूड इन्फेक्शंस के अंदर हम बात करने वाले हैं कि फूड इन्फेक्शंस के अंदर हम थोड़ी से दो एस्पेक्ट को देखेंगे जिनका डिफरेंस भी आता है, तो इसको आप मार्क कर लीजिएगा ऐसे, क्योंकि अंदर food infection is the growth of microorganism in the food which produce specific infection. It has two types, food poisoning and food toxemia. फूड पॉइजनिंग के अंदर क्या होता है, अक्सर आपने सुना भी है फूड पॉइजनिंग क्या होता है, तो इसके जो एजेंट्स होते हैं वो सैल्मोनेला टाइफी या पैराटाइफी होता है, या फिर स्टेफ ऑरियस, आपको अगर याद हो स्केची के अंदर तो आपने पढ़ा होगा, तो स्टेफ ऑरियस भी फूड पॉइजनिंग कॉज कर रहा होता है। सोर्सेज क्या हो सकते हैं, मीट, कैन फूड्स, कस्टर्ड्स, एग, सैलड्स, मिल्क एक्सेट्रा जो है इसके कॉजेज होते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है ये 6 to 12 आवर्स होता है। क्लिनिकल जो हमारे पास फाइंडिंग होती है वो फीवर, डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स और नोजिया हो सकता है। ये डिफरेंस आता है फूड जो टॉक्सीमिया उसके साथ, ये आपने साइड बाय साइड याद रखना है। फूड टॉक्सीमिया जो है वो स्पेसिफिकली हमारे पास जो क्लॉस्ट्रीडियम बोचुलाइनम होता है उस वजह से हो रहा होता है, और CNS सिम्टम्स आते हैं, पैरालिसिस हो सकता है, और जो बोचुलिनम होता है वो बेसिकली एसिटाइल कोलिन को मायोन्यूरल जंक्शंस के ऊपर ब्लॉक कर देता है। सोर्सेज कहाँ से आ सकता है, बेसिकली तो कैन फूड से, टिन पैक फूड से आ सकता है, स्मोक फिश से आ सकता है, वैक्यूम पैक्ड फूड से आ सकता है, कंटामिनेटेड वेजिटेबल वगैरह से आ सकता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है ये 4 hours to 5 days है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स के अंदर डिसेंडिंग पैरालिसिस होता है, डिप्लोपिया, डिस्फेजिया, रिस्पायरेटरी मसल फेलियर, नो फीवर नहीं होता। मोर्टेलिटी रेट इसका 100% है कि इसको ट्रीट ना किया जाए। ट्रीटमेंट क्या है, ट्राइवैलेंट एंटीटॉक्सिन और उसका रिस्पायरेटरी सपोर्ट, इसका ही रिस्पायरेटरी सपोर्ट और ट्राइवैलेंट एंटीटॉक्सिन। प्रिवेंशन क्या है, एक तो स्टेरिलाइजेशन की जाए कैन फूड की, एडिकेट कुकिंग की जाए, और सोलन कैंस आपने ज़रूर डिस्ट्रॉय करने हैं। ये आपको डिफरेंस आखिर में मिल भी जाएगा, जो है ना वहाँ पर बेहतर लिखा है। अगर आप यहाँ से ना भी पढ़ना चाहें तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। पहले आपने डिफाइन करना है दोनों को, फूड इन्फेक्शन को, एक में ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है और टॉक्सीमिया में ड्यू टू फेलियर ऑफ स्टेरिलाइजेशन क्लॉस्ट्रीडियम बोचुलाइनम की हो जाती है। सोर्स क्या होता है फूड इन्फेक्शन का, कॉन्टेमिनेटेड वाटर, मिल्क वगैरह। फूड टॉक्सीमिया में कैन फूड आते हैं, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, इसमें स्टैफ ऑरियस और पैराटाइफी वगैरह होता है, इसमें क्लॉस्ट्रीडियम बोचुलाइनम आता है। इंक्यूबेशन पीरियड आप मेंशन कर दें, फूड इन्फेक्शन में 6 to 12 आवर्स होता है, और फूड टॉक्सीमिया में यहाँ पर लिखा हुआ था 4 hours to 5 days है, यहाँ पीछे और लिखा हुआ है। साइन एंड सिम्टम्स आप लिख दें, इरिटेशन, कोलाइटिस, फीवर वगैरह, लेकिन टॉक्सीमिया में फीवर नहीं होता, लेकिन बाकी जो फीचर्स हैं डिसेंडिंग पैरालिसिस, डिस्फेजिया, डिप्लोपिया वगैरह। प्रिवेंशन कैसे करेंगे, फूड इन्फेक्शन में आप हैंड वॉशिंग करें, अवॉइड टॉक्सिक फूड, कुक एंड ईट फूड सेम डे, आप उसको फ्रेश खाएं, और जो है ना उसका ट्रीटमेंट आप लिख दें ट्राइवैलेंट दे दें, और फ्रीज़र वगैरह के अंदर आप जो है ना फूड को रखें। आगे हमारे पास जी प्रिजर्वेशन ऑफ फूड है, कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं, मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। ठीक है, हमारा गोल ये होता है कि उसको होलसम भी रखें, फ्रेश भी रखें, और जो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो भी लॉस ना हो। क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, रेफ्रिजरेशन हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है, पिकलिंग हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हो सकते हैं, कैनिंग। कुकिंग के मेथड क्या हो सकते हैं, आपको पता ही है, रोस्टिंग है, बॉइलिंग है, बेकिंग है, फ्राइंग है, स्टीमिंग है, फर्मेंटेशन वगैरह है, तो ये आप बस रीड कर लीजिएगा। आगे मीट है, इसकी क्वालिटी है, इसी तरह फ़िश की क्वालिटीज़ हैं, फ्रेश फिश की और फ्रेश एग्स की। तो मीट जो है ये इंपॉर्टेंट आइटम है डाइट का। मीट ऑफ कैटल इज़ कॉल्ड बीफ, और मीट ऑफ फिश और गोट को हम मटन कहते हैं। इंस्पेक्शन हम कैसे करते हैं, इंस्पेक्शन हम स्लॉटर हाउस इंस्पेक्शन कर सकते हैं, प्री मॉर्टम यानी प्री मॉर्टम कर सकते हैं, यानी जब वो ज़िंदा है हम जानवर को देखते हैं, वेल नरिश्ड है, सही है, उसकी आंखें ठीक हैं, कोई से मसला तो नहीं है, ब्रीदिंग इशू तो नहीं है। पोस्ट मॉर्टम हम उसको ज़िबा करने के बाद क्या देख सकते हैं, कोई ब्रूजेस तो नहीं है, मीट के अंदर कोई स्टेन तो नहीं है, बाइल स्टेनिंग तो नहीं हुई हुई, मार्बलिंग है कि नहीं है, ठीक है, कोई स्मेल वगैरह तो नहीं आ रही। तो ये तमाम एक गुड मीट की करेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, उसके अंदर कोई ओडर नहीं होती, ब्राइट रेड कलर का होता है, मार्बलिंग होती है प्रेजेंस ऑफ फैट विद इन द मसल्स ऑफ, जो हमारे बीफ और मटन वगैरह तो स्पेशली इसमें देखा जाता है कि जो मसल फाइबर के दरमियान फैट डेपोजिशन होती है, इसको मार्बलिंग कहते हैं। इसी तरह मीट जो डिजीज़ होती हैं, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रैक्स, एक्टिनोमाइकोसिस, गैंग्रीन, ट्यूमर्स वगैरह, प्रेगनेंसी, एब्सेसिस, ये वो डिजीज़ हैं जो कि एनिमल्स को हो सकती हैं। इसी तरह फ्रेश फ़िश की क्या करेक्टरिस्टिक होती हैं, शायद आपको कभी फ़िश लेने जाना भी पड़े, तो ये तो एक इसकी करेक्टरिस्टिक होती है कि फर्म होती है, स्टिफ होती है, अगर आप इसको हाथ लगाएं। अगर आप इसको हाथ में फ्लैट हैंड पे रखें तो उसकी टेल जो है वो नीचे ड्रूप नहीं करनी चाहिए,
पल्पी नहीं होनी चाहिए, उसकी जो आंखें हैं क्लियर एंड ब्राइट होनी चाहिए, डल नहीं होनी चाहिए, डिस्कलराइजेशन नहीं होना चाहिए, स्किन इंटैक्ट होनी चाहिए और जो स्केल्स हैं वो आसानी से नहीं उतरने चाहिए। अगर वो डिकम्पोज हो गई है तो आपको ब्लड सा उसके बाहर से निकलेगा और ऑफेंसिव ओडर होगी, ठीक है। और जब ये फ़िश को आप जब पकड़ें तो उसका जो यूरिया है वो आप ज़रूर निकाल दें। करेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रेश एग, अगर आप इसको ब्राइट लाइट में देखेंगे ना तो दरमियान वाला हिस्सा जो है वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है और बनिस्बत साइड वाले हिस्से से। अगर ख़राब अंडा है तो वो साइडों से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा रादर देन दरमियान से। और दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आप फ्रेश और एग को 2 ounces ऑफ NaCl इन 1 pint ऑफ वाटर के अंदर जो सिंक करें तो वो नीचे डूब जाता है, ठीक है। अगर स्टेल एग होगा तो वो फ्लोट करेगा ड्यू टू द गैसेस। कॉम्पोजिशन लिखी हुई अंडे की, शेल 12% होता है, वाइट 50% बनाती है, योग 30% होती है। मीट बॉर्न डिजीज़ के अंदर आपके पास टीबी हो सकता है, सैल्मोनेलोसिस हो सकता है, एंथ्रेक्स, शिगेलोसिस, ट्रिकोनोसिस, टीनियासिस, ब्रुसेलोसिस वगैरह हो सकता है, वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो ये है आपके पास तमाम सोर्सेज और प्रिवेंशन लिखी हुई हैं, जर्नल से ही हैं। आगे हम मिल्क को देख लेते हैं, इसमें भी रीड ही है, कोई इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। अब मिल्क हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फूड का, इट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ बैलेंस डाइट, हाई कैल्शियम होता है। तो इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? वाटर होता है, प्रोटीन, फैट्स होते हैं, मिल्क शुगर्स होती हैं, मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, वाइटामिन होते हैं। वाटर जो रेंज होती है वो 81 to 88% होती है मिल्क के अंदर। प्रोटीन हमारे पास 2.5 to 4.3 या 4.5% तक जा रहे होते हैं। केसीन, एल्ब्यूमिन, लैक्टोग्लोबुलिन वगैरह, फाइब्रिन वगैरह मौजूद होता है। फैट्स जो होते हैं इमल्शन फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं और टॉप पे रेज कर जाते हैं ड्यू टू देयर लाइटर नेचर। मिल्क शुगर्स होती हैं, लैक्टोस और मिल्क शुगर आपके पास मौजूद होती है। सॉल्ट्स, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड्स होते हैं, कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम इस रिच होता है दूध। इस तरह वाइटामिन जो हैं, वाइटामिन A, B, C जो है वो मौजूद होता है। काऊ और बफेलो मिल्क के अंदर थोड़ा डिफरेंस होता है। काऊ का जो दूध होता है वो लो कैलोरी होता है, लो फैट होता है, ठीक है। बफेलो का जो मिल्क होता है वो हाई कैलोरी होता है और हाई फैट परसेंटेज होती है। लेकिन एक डिफरेंस होता है, जो हमारे पास काऊ मिल्क होता है उसके अंदर प्रोटीन जो कॉन्सेंट्रेशन है या प्रोटीन्स कम होते हैं और बफेलो मिल्क के अंदर ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि हाउ टू ह्यूमनाइज काउज मिल्क, अगर इंसानों के लिए, अगर आप बच्चों की फीडिंग के लिए यूज़ करें। सो द सिंपलेस्ट मेथड होता है ह्यूमनाइजिंग का, उसके अंदर ये है कि मियर डाइल्यूशन कर दें। एक पार्ट आप काऊ मिल्क लें और इसको एक पार्ट ऑफ वाटर के अंदर इस्तेमाल कर लें, ठीक है। उसके बाद आप जब ये करेंगे तो प्रोपोर्शन तो ठीक है, लेकिन प्रोटीन का जो प्रोपोर्शन है वो तो सही हो जाएगा, लेकिन फ़ैट और शुगर टू लो हो जाएगी। तो उसको हम ठीक करने के लिए हम फ़ैट के लिए सेंट्रीफ्यूग क्रीम डालते हैं 1 ounce और 1 ounce हम मिल्क शुगर का डाल देते हैं टू एवरी पिंट ऑफ डाइल्यूटेड मिल्क। 1 pint जो होता है वो तकरीबन 473 ml के बराबर होता है। इसके बाद हम बार्ले वाटर डालते हैं ताकि हमारे पास क्लॉटिंग वगैरह ना हो। 6 grain हम सोडियम बाइकार्बोनेट के डालते हैं ताकि जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, और 2 grain हम सोडा सिट्रेट डाल रहे होते हैं। कैसे हमने करना है? एक तो सिंपल डाइल्यूशन, फिर हम उसके अंदर 1 ounce क्रीम डालते हैं, 1 ounce हम मिल्क शुगर डालते हैं, बार्ले वाटर डालते हैं, 6 grains ऑफ सोडा बाइकार्बोनेट, 2 grains ऑफ सोडा सिट्रेट। आगे ह्यूमन मिल्क एंड काऊ मिल्क के अंदर डिफरेंस लिखा हुआ है। ह्यूमन मिल्क के अंदर जो वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, शुगर और फैट कंटेंट ज़्यादा होता है। वाटर 88% है, शुगर 5.5% है और फैट जो है 3.8% है। ऑन द अदर हैंड जो प्रोटीन है वो कम होते हैं 2.5%। काऊ मिल्क के अंदर वाटर कंटेंट थोड़ा है, शुगर कंटेंट भी थोड़ा है, बट प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है 1%, 3.5%। अब ये हमारे पास ह्यूमनाइजिंग जो हमने कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है, इसके डिसएडवांटेज क्या है? एक तो स्टेरिलाइजेशन का मसला हो सकता है, पॉल्यूटेड वाटर हो सकता है, कॉस्टली होता है, और ह्यूमन मिल्क के मुकाबले में कम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, और इस वजह से भी हमारे पास जो है ना वो डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती हैं। मिल्क बॉर्न डिजीज़ के अंदर टाइफाइड, पैराटाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा, GI ट्रबल्स, इंडोलेंट फीवर वगैरह शामिल हैं। अडल्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। अब अडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क के अंदर क्या क्या होता है? स्किमिंग, अगर हम इसकी क्रीम रिमूव कर दें तो उसको स्किमिंग करते हैं। ये क्यों करते हैं? ताकि हमें क्रीम हम सेपरेटली बेच सकें, और आजकल तो स्किम मिल्क वैसे भी एक्सपेंसिव बेचा जा रहा है। वाटरिंग की जा सकती है, ये भी अडल्ट्रेशन के अंदर आता है, और एजेंट्स डाले जाते हैं, चॉक, जेलेटिन, स्टार्च, शुगर वगैरह, ताकि जो दूध है, वाटर वाला दूध है, उसको विस्कोसिटी दी जाए। सोडा बाइकार्बोनेट डालते हैं ताकि उसकी एसिडिटी रिड्यूस की जाए,
और उसको ख़राब होने से बचाया जाए। सैकरिन इसलिए डालते हैं अगर खट्टा दूध हो गया तो उसकी सावरिंग को मास्क करने के लिए। इसको हम कहते हैं एसोफिस्टिकेशन। एसोफिस्टिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिंग सैकरिन टू डिस्गाइज द टेस्ट ऑफ सावरिंग ऑफ मिल्क। कलरिंग मैटर ज़रा डाला जाता है ताकि आपको मिल्क जो है वो रिच लगे। सोडा बाइकार्बोनेट, सैकरिन और कलरिंग मटेरियल, चॉक, जेलेटिन, स्टार्च, शुगर के अंदर शुगर ऐड की जाती है फॉर मिल्क अडल्ट्रेशन। केमिकल प्रिजर्वेटिव्स भी डाले जाते हैं। दूध से हम क्या क्या चीज़ें तैयार करते हैं? क्रीम, वे, बटर, घी, मार्जरीन, चीज़, माल्टेड मिल्क हम इस्तेमाल करते हैं। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहाँ कहाँ हो सकता है? इंट्रा मेमरी हो सकता है, मिल्किंग प्रोसेस में हो सकता है, यूटेंसिल्स में हो सकता है, ट्रांसमिशन के अंदर हो सकता है और कंटामिनेटेड वाटर के अडल्ट्रेशन से हो सकता है। मिल्क को सेफ अब हम कैसे यकीनी बनाएं? तो 3 तरीके होते हैं, या तो पैस्चराइजेशन, ड्राइंग और बॉयलिंग। ठीक है, पैस्चराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, दिस टर्म इज अप्लाइड टू प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क टू अ सर्टेन टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट सो दैट इट किल्स द बैक्टीरिया एंड मेंटेन्स द न्यूट्रिटिव वैल्यू। 3 मेथड होते हैं, लो टेम्परेचर लो टाइम, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम के अंदर लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम के अंदर हम ये करते हैं कि 62.5 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए मिल्क को हीट करते हैं ताकि जो है ना बैक्टीरिया को ख़त्म किया जा सकता है। इसी तरह हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम 72.5 डिग्री सेल्सियस पे 15 सेकंड के लिए हीट किया जाता है। इससे भी 99.9% जो बैक्टीरिया है वो मर जाता है। इसी तरह अल्ट्रा हाई टेम्परेचर 135 टू 140 डिग्री सेल्सियस पर 1 से 2 सेकंड के लिए अगर हम हीट करें तो ये भी 99.9% बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। तो लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। ड्राइंग का प्रोसेस भी होता है। इसमें क्या होता है कि मिल्क को हीटेड रोलर्स इन अ थिक फिल्म वहाँ पर हम इसको पास करते हैं तो वो इवेपोरेट होकर फ़ाइन पाउडर की फॉर्म में आ जाता है, फ़ाइन पाउडर बन जाता है। 115 डिग्री सेल्सियस पे हम ये कर रहे होते हैं। इसी तरह बॉइलिंग करते हैं, डोमेस्टिक आप घरों के अंदर यही हो रहा होता है। लेकिन इसमें ये होता है मोस्टली पैथोजेनिक फॉर्म्स तो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, लेकिन जो हमारे पास पोर्स वगैरह हैं या रेजिस्टेंट स्ट्रेन हैं वो नहीं हो सकती। उसके लिए पैस्चराइजेशन इज़ अ गुड चॉइस। अब आगे हमारे पास कुछ डेंजरस फूड्स आ रहे हैं कि जो ख़तरनाक हो सकते हैं। रॉ वेजिटेबल्स हमारे पास ख़तरनाक हो सकते हैं, इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि आप धो के इस्तेमाल करें। फ्रूट सैलड, इसी तरह ओपन जो फ्रूट्स होते हैं, वाटरमेलन्स वगैरह। दूध अगर हम अनबॉयल यूज़ करें, मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं, योगर्ट, लस्सी, ये ख़तरनाक हो सकती हैं। कंट्रोल क्या कैसे किया जा सकता है? डोमेस्टिक मेजर्स के अंदर दूध हमेशा उबाल के इस्तेमाल करें, बॉइलिंग मिल्क आप इस्तेमाल करें, बॉइलिंग वाटर, वॉशिंग हैंड्स, वॉशिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, प्रोटेक्शन ऑफ फूड बाय कवरिंग, सेफ सप्लाई। कम्युनिटी मेजर्स भी लिए जा सकते हैं, एनवायरमेंटल सैनिटेशन, फूड प्रेमिसेस को हम देखें, फूड हैंडलर्स को हम देखें, सेफ वाटर सप्लाई को यकीनी बनाएं। आगे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस। ज़्यादातर सवाल यहाँ से आ जाया करता है, तो आपको ये मेथड्स का ज़रूर आइडिया होना चाहिए और जो आगे एंथ्रोपोमेट्रिक इंडाइसिस होंगे वो भी हमने देखने हैं। सो असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस 2 तरीक़ों से की जाती है, एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड का यहाँ पर निमोनिक भी बना हुआ है, ABCD। सो सबसे पहले हमारे पास A से एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स आ जाते हैं, B2 से एक तो बायोकेमिकल असेसमेंट है और बायोफिजिकल असेसमेंट है, C से हमारे पास क्लिनिकल असेसमेंट है और D से डाइटरी असेसमेंट। तो हम शुरू करते हैं डाइटरी असेसमेंट से। तो डाइटरी असेसमेंट जैसे कि नाम बता रहा है कि असेसमेंट की जाती है। असेसमेंट की कैसे जाती है? फूड बैलेंस शीट और फूड कंजम्पशन स्टडी से की जाती है। ये SQ आया हुआ है जस्ट, लेकिन नाम पूछते हैं तो आप बस नाम याद कर लें तब भी काम चल जाएगा। सो फूड बैलेंस शीट और फूड कंजम्पशन स्टडीज़। इसी तरह हमारे पास बायोकेमिकल असेसमेंट होती है। बायोकेमिकल असेसमेंट में हमारे पास सीरम प्रोटीन हम देख सकते हैं, सीरम कैल्शियम लेवल देख सकते हैं, विटामिन B देख सकते हैं, हीमोग्लोबिन देख सकते हैं। तो बायोकेमिकल हम लेबॉर्ट्रीज़ का यूज़ करते हुए हम जो न्यूट्रिशनल असेसमेंट कर सकते हैं। सो आगे आपके पास टेबल भी बना हुआ है जिसके अंदर आपको मेथड लिखा हुआ है। लाइक विटामिन A को हम सीरम रेटिनॉल से टेस्ट करते हैं, थायामीन के लिए हम TPP को देख रहे होते हैं, थायामीन, पायरोफॉस्फेट, राइबोफ्लेविन के लिए हम RBC ग्लूटाथायोन रिडक्टेस एक्टिविटी चेक करते हैं, नायासिन के लिए हम यूरिन एन मिथाइल निकोटिनामाइड देखते हैं, फोलेट के अंदर हम सीरम फोलेट देखते हैं, विटामिन B12 के अंदर सीरम विटामिन B12 देखते हैं, विटामिन C के अंदर हम ल्यूकोसाइट एस्कॉर्बिक एसिड देखते हैं, विटामिन K के अंदर हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम देखते हैं और प्रोटीन के अंदर हम सीरम एल्ब्यूमिन देखते हैं। तो ये तमाम बायोकेमिकल टेस्टिंग है।
इसी तरह हमारे पास बायोफिजिकल असेसमेंट भी होती है। फॉर एग्जांपल हम रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ लॉन्ग बोन्स कर रहे हैं, देख रहे हैं हम कैल्शियम, फॉस्फोरस और विटामिन डी डेफिशिएंसी तो नहीं। इसी तरह डार्क अडेप्टेशन है, साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ बकल मिकोजा, ये बायोफिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर आ जाता है। इसी तरह हमारे पास क्लिनिकल एग्जामिनेशन आता है, असेसमेंट आता है। ये बहुत सिंपल और यूज़फुल मेथड है और क्लिनिकली हम केसेस ऑफ मैल न्यूट्रिशन वगैरह को देखने के लिए हम ये देख लेते हैं। इस तरह एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स होते हैं, ये हमारे पास अंडर 5 जो ईयर ऑफ एज के लिए एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स होते हैं। एंथ्रोप मीन्स मैन एंड मेट्री मीन मेजरमेंट, सो एंथ्रोपोमेट्री इज सिंपली मेजरमेंट्स ऑफ मैन। तो हम मेजरमेंट से अंदाज़ा लगाते हैं कि ग्रोथ और न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है एक बंदे का। तो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स के अंदर क्या क्या शामिल है? वेट, हाइट, लेंथ, आर्म सर्कमफेरेंस, हेड सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस, स्किन थिकनेस वगैरह। तो इसमें हम कहते हैं कि एक बच्चा जो जिसमें हमने चेक करना होता है उसको एक स्टैंडर्ड बच्चे की हाइट और जो मेजरमेंट्स होते हैं उससे हम कंपेयर कर लेते हैं। तो हमारे पास 2 रेफरेंस होते हैं, हार्वर्ड स्टैंडर्ड होता है और नेशनल सेंटर ऑफ हेल्थ साइंस स्टैटिस्टिक्स का रेफरेंस पॉपुलेशन स्टैंडर्ड होता है। तो ये हमारे पास होते हैं। अब हमारे पास आगे एंथ्रोपोमेट्रिक इंडाइसेस होते हैं। इसी तरह हमारे पास पिछले अगर पेज पे देखिए इंडिकेटर्स ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस लिखे हुए हैं। एंथ्रोपोमेट्रिक इंडाइसेस पे हम बात करते हैं अभी। सो मैटरनल न्यूट्रिशन का जो इंडिकेटर है वो हमारे पास बच्चे का बर्थ वेट होता है। इन्फेंट या प्री स्कूल या जो बच्चा है या छोटा बच्चा होता है उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रोपोर्शन बीइंग ब्रेस्ट फेड एंड प्रोपोर्शन ऑफ वीनिंग फूड्स बाय एज इन मंथ। अगर तो आपको उसकी एज पता है तो हाइट फॉर एज, वेट फॉर हाइट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एज अननोन है तो आर्म सर्कमफेरेंस, वेट फॉर हाइट हम ये यूज़ कर सकते हैं। जो स्कूल चाइल्ड न्यूट्रिशन होती है उसका जो हमारे पास इंडिकेटर होता है वो हाइट फॉर एज और वेट फॉर हाइट एट 7 ईयर्स होती है। हाइट फॉर एज और वेट फॉर हाइट जो कि हमने पहले भी यूज़ किया। तो ये हमारे पास कुछ इंडिकेटर होते हैं। मैटरनल न्यूट्रिशन का बर्थ वेट होता है, ठीक है। इन्फेंट्स का जो होता है वो डिपेंडिंग अपॉन एज मैटर कर रहा होता है। एंथ्रोपोमेट्रिक इंडाइसेस ये SCQ मार्क कर लें, ये आता है, ये अपने इनके नाम देखने होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है वेट फॉर एज, हाइट फॉर एज, स्किन फोल्ड थिकनेस, चेस्ट टू हेड सर्कमफेरेंस रेशियो, अपर मिड आर्म सर्कमफेरेंस। ये हमारे पास एंथ्रोपोमेट्रिक इंडाइसेस हैं। तो जो हमारे पास सबसे पहले है वेट फॉर एज। वेट ऑफ अ चाइल्ड एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ स्टैंडर्ड चाइल्ड ऑफ सेम एज ग्रुप, यानी जो हमारे पास बच्चा जिसको हमने देखना है उसका वेट उसको परसेंटेज ऑफ अ स्टैंडर्ड चाइल्ड से हम कंपेयर कर रहे होते हैं। या आगे हमारे पास गोमेज क्लासिफिकेशन भी है, उसके अंदर हम ये डिटेल में देखेंगे क्या परसेंटेजेस होती हैं। इसी तरह हाइट फॉर एज होता है, हाइट ऑफ अ चाइल्ड एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ हाइट ऑफ स्टैंडर्ड चाइल्ड ऑफ सेम एज। तो ये हम देख रहे होते हैं। और यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि गेन ऑफ 5 सेंटीमीटर पर ईयर होता है टिल 5 ईयर्स। इसी तरह स्किन फोल्ड थिकनेस हम देख रहे होते हैं कि बॉडी अमाउंट ऑफ बॉडी फैट कितनी है। ये हम कहाँ पर देखते हैं? स्किन फोल्ड कैलिपर को यूज़ करते हैं, ट्राइसेप्स और इन्फीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला पे यूज़ करते हैं। इसी तरह चेस्ट और हेड सर्कमफेरेंस रेशियो का जो रेशियो है ये हम देख रहे होते हैं। जो चेस्ट टू हेड सर्कमफेरेंस रेशियो होती है ये हमने प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इन अर्ली चाइल्डहुड को अगर डिटर्मिन करना हो तो हम यूज़ करते हैं। अब होता क्या है कि 6 मंथ तक तो दोनों हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस बराबरी पे ग्रो कर रहे होते हैं, लेकिन आगे जाके जो स्कल का ग्रोथ रेट है वो कम हो जाता है और चेस्ट वॉल का बढ़ जाता है। अगर विटामिन डी या कैल्शियम की कमी हो जाए तो बोन डेवलपमेंट कम हो जाती है और ग्रोथ ऑफ चेस्ट जो है ना वो भी जो है वो अफेक्ट हो रही होती है। तो हमें पता लग जाता है कि मसला चल रहा है। इसी तरह अपर आर्म सर्कमफेरेंस ये अर्ली प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को ना करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है जब हमारे पास इंडिकेशन होती है कि मसल मास जो है वो बॉडी वेट से ज़्यादा कम हो रहा है। ये हम कैसे करते हैं? फ्लेक्सिबल स्टील या फाइबर ग्लास टेप के ज़रिए। अब वो जो कलर होता है टेप का ये बड़ा मैटर करता है। अब रेड अगर आ रहा है कलर आपके पास, इसका मतलब है कि आपका मिड आर्म सर्कमफेरेंस लेस देन 12.5 सेंटीमीटर है और जो बच्चा है ये ग्रॉस अंडर न्यूट्रिशन का शिकार है। इसी तरह अगर येलो कलर आ रहा है तो 12.5 से 13.5 सेंटीमीटर है, माइल्ड अंडर न्यूट्रिशन है। अगर ग्रीन आ रहा है तो मोर देन 13.5 है और गुड न्यूट्रिशन स्टेटस है। ग्रीन का मतलब वैसे सेफ, रेड लेस देन 12.5, येलो 12.5 to 13.5 और ग्रीन मोर देन 13.5। बैंगल मेथड या शेकर स्टेप मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एंथ्रोपोमेट्रिक इंडाइसेस क्या आ गए हमारे पास? वेट फॉर एज, हाइट फॉर एज,
स्किन फोल्ड थिकनेस कर सकते हैं, चेस्ट टू हेड सर्कमफेरेंस रेशो कर सकते हैं और अपर आर्म सर्कमफेरेंस कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है ना डायरेक्ट मेथड्स हमारे पास हो गए, हमने A, B, 2, C, D डाइटरी असेसमेंट, बायोकेमिकल असेसमेंट, बायोफिजिकल, क्लिनिकल, एंथ्रोपोमेट्रिक एंडाइसिस सब हम डिस्कस कर लिए। इनडायरेक्ट मेथड्स के अंदर हमारे पास मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी और हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी आती है। मॉर्बिडिटी के अंदर हमारे पास क्या फैक्टर्स आ सकते हैं? डायरिया, मीजल्स, TB, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन और अनीमिया शामिल है। इसी तरह मोर्टेलिटी के अंदर हमने पहले भी काफ़ी रेट्स पढ़े हुए हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है, इसके साथ साथ हमारे पास इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है, प्रीनेटल मोर्टेलिटी रेट होता है, पोस्ट नेटल होता है, न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट, लो बर्थ रेट, ये तमाम मोर्टेलिटी फैक्टर्स शामिल हैं। इसके साथ साथ हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इनडायरेक्ट मेथड्स के अंदर आ जाता है। ये क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा, इनडायरेक्ट मेथड भी SCQ के अंदर आया करते हैं, मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आगे हमारे पास जी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैल न्यूट्रिशन का, तो इसको मार्क कर लीजिएगा SCQ के अंदर। सो मैल न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज अ पैथोलॉजिकल स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम अ रिलेटिव और एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ एक्सेस ऑफ वन और मोर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। हमारे पास अगर किसी भी चीज़ की रिलेटिव कमी हो जाए या एक्सेस हो जाए, एक्सेस कमी तो हमने सुना हुआ है, लेकिन एक्सेस भी अगर हो जाए तब भी इसको हम मैल न्यूट्रिशन में देते हैं। प्राइमरी मैल न्यूट्रिशन हो सकती है एंड सेकेंडरी मैल न्यूट्रिशन हो सकती है। प्राइमरी इस वजह से होती है कि हम खाने की इंटेक के अंदर मसला आ रहा है, फूड अवेलेबिलिटी का मसला हो गया, फूड इंटेक का मसला हो गया, फूड हैबिट, हम खाना खा नहीं रहे। सेकेंडरी मैल न्यूट्रिशन होता है कि इंटरनल फैक्टर्स की वजह से, लाइक कुछ डिजीज़ ऐसी हो गया कि हमारी नॉर्मल डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, यूटिलाइजेशन, एक्सक्रीशन वगैरह वो डिस्टर्ब हो गई है। फॉर्म्स ऑफ मैल न्यूट्रिशन क्या हैं? ये SCQ आता है, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, इम्बैलेंस एंड स्पेसिफिक डेफिशिएंसी। अंडर न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है कि जब हमारे पास इनसफिशिएंट फूड होता है, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम खा रहे हैं और हमें डेफिशिएंसी हो जाए, फॉर एग्जांपल प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन जो है इट्स फॉर्म ऑफ अंडर न्यूट्रिशन। ठीक है, अगर ये ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाए अंडर न्यूट्रिशन तो इसको हम स्टारवेशन कहते हैं। ओवर न्यूट्रिशन क्या है कि कंजम्पशन ऑफ एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ फूड ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज ओवर न्यूट्रिशन। इसके अंदर ओबेसिटी, एथिरोमा, डायबिटीज़ वगैरह शामिल हैं। इम्बैलेंस है कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, माइक्रोज की, उसके अंदर डिस्प्रोपोर्शन हो जाए। फॉर एग्जांपल जो हमारे डिस्प्रोपोर्शन अमंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स विद और विदाउट द एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की कमी हो रही है तो हम इसको इम्बैलेंस डाइट कहेंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास स्पेसिफिक डेफिशिएंसी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल विटामिन E डेफिशिएंसी, विटामिन D डेफिशिएंसी, रिकेट्स वगैरह, ये स्पेसिफिक डेफिशिएंसी की वजह से हो रहे हैं। आगे हमारे पास प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज अ रेंज ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशंस arising from simultaneous deficiency of protein and calories and commonly associated with infection. प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन में ओवरऑल पैथोलॉजिकल कंडीशन है। इसमें साइमल्टेनियस एक तो हमारे पास डेफिशिएंसी होती है कैलोरीज की और हमारे पास प्रोटीन डेफिशिएंसी भी होती है। ये हमारे पास ज़्यादातर चाइल्डहुड में होती है, लेकिन अडल्ट के अंदर भी हो सकती है। दो टाइप्स होते हैं, क्वाशकर एंड मरासमस। ये मुझे हमेशा भूल जाता था कि किसके अंदर क्या होता है, तो मरासमस में मैंने MC से याद किया हुआ था। मरासी की साउंड आती है, तो कैलोरीज, ओवरऑल कैलोरीज जो हैं मरासमस के अंदर वो डेफिशिएंट होती हैं। और क्वाशकर के अंदर बेसिकली हमारे पास हो सकता है कि हमारे पास कैलोरीज तो हों, ठीक हों, ओवर कैलोरी कंजम्पशन है, लेकिन प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है। सो हमारे पास जनरलाइज मसल वेस्टिंग वगैरह हो रही होती है। मरासमस के अंदर हमारे पास प्रोटीन डेफिशिएंसी भी होती है और हमारे पास कैलोरीज भी कम आ रही होती हैं। आगे हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट है एटियोलॉजी है। क्वाशकर में मेनली प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है और मरासमस में टोटल प्रोटीन कैलोरीज डेफिशिएंट होती हैं। मेन इटियोलॉजिकल फैक्टर SCQ आ जाया करता है, ये देख लें क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो सकता है, डेफिशिएंसी हो सकती है, बैक्टीरियल या पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकते हैं, या नॉन फिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो सकता है, डिप्राइवेशन हो सकती है ब्रेस्ट फीडिंग से, कल्चरल फैक्टर्स हो सकते हैं, आपके ईटिंग हैबिट्स ही ऐसी हैं। तो क्या क्या हो सकता है? डेफिशिएंसीज, बैक्टीरियल या पैरासिटिक इन्फेक्शंस, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, डिप्राइवेशन हो सकती है, कल्चरल फैक्टर्स हो सकती हैं। और माइक्रो जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज जो कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के साथ रिलेटेड हैं, उनके अंदर आयरन, आयोडीन, विटामिन A और इसके साथ साथ जिंक डेफिशिएंसी भी होती है। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि प्रेसिपिटेटिंग हैं एटियोलॉजिकल फैक्टर्स,
लाइक अगर हाउस होल्ड की हम बात करें तो अगर वीनिंग के अंदर मसला आ रहा है इग्नोरेंट मदर में, इसी तरह अगर अर्ली वीनिंग करा दी गई है, पुअर सैनिटेशन है, या मदर चाइल्ड हेल्थ सही नहीं है, या घर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड नहीं हो पा रही सही तरह से, अदर फैक्टर्स के अंदर अगर पॉवर्टी है, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोटीन फूड है, शॉर्टेज हुई हुई है वैसे ही कम्युनिटी के अंदर, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन का मसला है, तो ये आपके पास तमाम चीज़ें हैं। क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन की? हमारे पास जैसे कि हम बात कर रहे थे गोमेज क्लासिफिकेशन आती है। ये वेट टू हाइट, वेट टू एज को बेसिकली हम क्राइटेरिया लेते हैं, जैसे हम एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स ले रहे थे। तो इसको मैंने ऐसे याद किया हुआ था कि ऊपर से नीचे याद करना मुश्किल होता है, तो 60%, 60 to 74%, 75 to 89%, 89 to 110%। मैं नीचे से याद किया हुआ था, आप जैसे मर्जी याद कर लें। 90 to 110% अगर है वेट टू एज रेशो तो फिर तो नॉर्मल है। अगर 75 से 89 है तो फर्स्ट डिग्री माइल्ड माल न्यूट्रिशन है। अगर 60 to 74% है तो सेकंड डिग्री मॉडरेट माल न्यूट्रिशन है, और लेस दैन 60 है तो थर्ड डिग्री या सवेयर माल न्यूट्रिशन होती है। इसी तरह हार्वर्ड स्टैंडर्ड भी है, उसके अंदर भी हमारे पास 3 डिग्रीज ही आती हैं। 80% एवरेज होता है, 80 to 71 फर्स्ट डिग्री होता है, 71 to 61 सेकंड डिग्री होता है, 60 जो है और लो थर्ड डिग्री होता है, जैसा कि इसमें है। गोमेज वाली आप याद कर लें, वो पेपर पास पेपर के अंदर आई हुई है। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें ओवरऑल प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की, तो फेलियर ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ, डायरिया, मसल वेस्टिंग, एपैथी, वेट लॉस, हिपैटोमेगली, एडीमा, आप जर्नल लिख सकते हैं अपने पास, एनीमा, एंगुलर स्टोमेटाइटिस आपको याद ही होंगे। बल्कि इसका आसान तरीका ये है कि इसका नीचे डिफरेंशियल डायग्नोसिस लिखा हुआ है या इसका डिफरेंस लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से अगर याद कर लें टॉपिक तो बहुत आसानी रहती है। ठीक है, मोर्टेलिटी जो रेट होता है वो 50% होता है सीवियर मरासमस के अंदर। क्लिनिकल फीचर्स हम देख लेते हैं, ये हम यहाँ से डब्बे से याद करेंगे। तो मैंने इसको क्वाशकर के हिसाब से याद रखा हुआ है, क्योंकि क्वाशकर के अंदर ज़्यादा साइंस जो पॉजिटिव हैं। क्वाशकर के अंदर हमेशा एडीमा होगा, मरासमस में कभी भी एडीमा नहीं होता। इसी तरह साइकोमोटर चेंजेस होते हैं क्वाशकर के अंदर, हायरी चेंजेस होते हैं, डी पिगमेंटेशन होती है, हिपैटोमेगैली होती है, और इसके साथ जो हमारे पास फेस होता है ये मून फेस होता है। डिहाइड्रेशन, अब क्योंकि क्वाशकर के अंदर एडीमा होता है यानी हमारी बॉडी के अंदर इनफ पानी मौजूद है, डिहाइड्रेशन नहीं होती, तो ये इसके पॉजिटिव हैं। ये आपने अगर मरासमस के में लिखने है तो इसको ऑपोजिट कर दें, एडीमा नहीं होता उसके अंदर, साइकोमोटर चेंजेस नहीं होते, हेयरी चेंजेस नहीं होते, डिगमेंटेशन नहीं होती, फेस आपका वेस्टेड होता है, हिपैटोमेगली नहीं होती, डिहाइड्रेशन उसके अंदर प्रेजेंट होती है। मरासमस के अंदर स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं ना, उसके अंदर ग्रोथ रिटार्डेशन, वेट लॉस, मसल वेस्टिंग, फैट लॉस ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है मरासमस में। क्वाशकर के अंदर भी होता है लेकिन रिलेटिवली कम होता है, लेकिन मरासमस के अंदर ग्रोथ रिटार्डेशन, वेट लॉस, मसल वेस्टिंग, फैट लॉस ये ज़्यादा हो रहा होता है। और बाकी जो एडीमा, हेयर लॉस और ये डिपिगमेंटेशन वाले फैक्टर्स हैं ये आप इस तरह याद कर लें क्वाशकर के रिलेटिव। तो इस तरह आपकी क्लिनिकल फीचर्स भी हो जाते हैं, तो ये आप अच्छी तरह कीजिएगा। अच्छा, इसकी प्रिवेंशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन या क्वाशकर या कोई भी इस तरह की आपके पास बीमारी आ जाती है तो इसकी प्रिवेंशन आप कैसे करेंगे? तो आपने अगर चैप्टर नंबर 1 पढ़ा तो मोड ऑफ इंटरवेंशन थे, ये वही वाले हैं, हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन वगैरह। तो हेल्थ प्रमोशन आप कैसे करेंगे? एजुकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड सप्लीमेंट टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करें, लो कॉस्ट वीनिंग फूड्स को जो है वो डेवलप करें, फैमिली डाइट को बेहतर करें, होम इकोनॉमिक्स देखें आप, उसको प्रिवेल करें, फैमिली प्लानिंग देखें। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन क्या होगी? बच्चे की इम्यूनाइजेशन करें, बच्चे को एक बैलेंस डाइट दें, फूड फोर्टिफिकेशन लाइक करें। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में आप देखें कि पीरियोडिक सर्वेलेंस डायग्नोसिस वगैरह करें, और अगर कहीं प्रॉब्लम आ रहा है डिहाइड्रेशन का उसको ठीक करें, डीवर्मिंग करें अगर बच्चों में हो गया इन्फेस्टेड चिल्ड्रन की। फीडिंग प्रोग्राम्स आप एपिडेमिक एरियाज़ के अंदर जो है एपिडेमिक्स के अंदर वो इंट्रोड्यूस कराएं। रिहैबिलिटेशन हो सकती है, न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सर्विसेज दें, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट दें, फॉलोअप केयर दें। तो ये 4 चीज़ें हैं, हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस एंड रिहैबिलिटेशन। यहाँ पर वाटरलू क्लासिफिकेशन दी हुई है, ये भी आप देख सकते हैं, पास पेपर में और तरह से लिखी हुई है। यहाँ पर जो है ड्रॉप इन हाइट फॉर एज लेस देन 90% जो स्टंटेड होता है, ड्रॉप इन वेट फॉर हाइट लेस देन 80% हो तो वेस्टेड होता है, ड्रॉप इन वेट फॉर एज अगर लेस देन 80% हो तो अंडर वेट होता है।
माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज जैसा कि मैंने आपको बताया था, आयरन, जिंक वगैरह और फैट सॉल्युबल विटामिन वो डेफिशिएंट होते हैं पीएम के अंदर। आगे हमारा टॉपिक है दैट इज़ न्यूट्रिशनल एनीमिया। ये भी एससीक्यू आता है, सिनेरियो आ जाता है, कोई पेशेंट है, डिस्नी है, फटीग है, उसका एचबी लो है, आप बताएं क्या होगा और इसकी इंटरवेंशन की आप क्या करेंगे, तो ये क्वेश्चन आ जाया करता है। सो न्यूट्रिशनल एनीमिया को हम डिफाइन कैसे करते हैं? कंडीशन इन विच द हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड इज़ लोअर देन नॉर्मल एज अ रिजल्ट ऑफ आयरन और या वन ऑफ मोर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। अब कट ऑफ वैल्यूज़ क्या होती हैं हीमोग्लोबिन की? अडल्ट मेल के अंदर हमारे पास 13 ग्राम पर डेसीलीटर, फीमेल के अंदर 12 ग्राम, अगर प्रेग्नेंट है तो 11 ग्राम पर डेसीलीटर। चिल्ड्रन के लिए हमारे पास 11 हैं, 6 मंथ टू 6 ईयर्स, अगर बड़ा बच्चा है तो 12 ग्राम ही हम ले रहे होते हैं। काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम कॉमन है, 2/3 प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं वो डेफिशिएंट होती हैं। अब कॉज हो क्या सकती है? एक तो इनटेक आपकी सही नहीं है या अवेलेबिलिटी अच्छी नहीं है, बायो अवेलेबिलिटी। वुमेन के अंदर मेंस्ट्रुएशन वगैरह के अंदर भी आयरन लॉस हो रहा होता है। अब वुमेन के अंदर प्रेग्नेंट या लैक्टेशन करा रही होती है तब भी उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। ब्लड लॉस एनीमिया हो सकता है, जिसके साथ साथ फोलेट या आयरन डेफिशिएंसी भी हो सकती है, या विटामिन B12 डेफिशिएंसी भी हो सकती है। मोस्ट कॉमन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होते हैं, फिर आपके पास फोलेट और जो है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। अफेक्ट क्या होते हैं? जनरल सिम्टम्स एनीमिया के आपको पता ही है, पेलर, डिस्निया, फटीग, हेडेक, पैल्पिटेशन वगैरह, और इट कैन लीड टू डेट्रीमेंटल इफेक्ट, स्पेशली अगर प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें। अबॉर्शन हो गई या प्री मेच्योर बर्थ्स, लो बर्थ्स हो गई, लो बर्थ वेट हो गया, पोस्टमार्टम हेमरेजेस, फीटल एंड मटर्नल मोर्टेलिटीज शामिल हैं। मैनेजमेंट कैसे करते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर एचबी लेस देन 100 ग्राम पर डेसीलीटर हो, 10 ग्राम पर डेसीलीटर हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है। इस स्टेज पे इतनी देते तो नहीं है, ज़्यादातर तो जो है मेडिकल इंटरवेंशन या सप्लीमेंटेशन ही की जाती है, बट स्टिल क्या मैनेजमेंट की जाती है? आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन की जाती है। मदर्स के लिए 1 टैबलेट ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड डेली, एक टैबलेट के अंदर 60 mg ऑफ एलिमेंटल आयरन और 180 mg फेरस सल्फेट मौजूद होता है, और 0.5 mg ऑफ फॉलिक एसिड ये आप देते हैं। इसी तरह चिल्ड्रन के अंदर आप जो डोजेज देते हैं वो 20 mg ऑफ एलिमेंटल आयरन, दैट मीन्स 60 mg ऑफ फेरस सल्फेट एंड 0.1 mg ऑफ फॉलिक एसिड। तो सबसे पहले जो हमारे पास मैनेजमेंट में चीज़ आती है वो आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन आती है। इसके साथ साथ हमारे पास आयरन फोर्टिफिकेशन भी आती है, फोर्टिफाइड सॉल्ट विद आयरन, जिसको हम फेरिक ऑर्थोफॉस्फेट और फेरस सल्फेट विद सोडियम बायोसल्फेट, इसको हम यूज़ कर सकते हैं ताकि जो न्यूट्रिशनल एनीमिया का प्रॉब्लम है ये दूर हो सके। अगर बाकी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, अदर स्ट्रेटजीज़, एक तो डाइटरी हैबिट चेंज करें, आयरन रिच फूड्स खा सकते हैं, बीफ लिवर और इस तरह की चीज़ें, बीफ वगैरह, मटन वगैरह जो कि आयरन, इसी तरह वेजिटेबल्स जो कि आयरन रिच होती हैं। इसी तरह न्यूट्रिशनल एजुकेशन दी जा सकती है, पैरासाइट्स को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये हमारे पास बेसिक मैनेजमेंट है, फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, आयरन फोर्टिफिकेशन, डाइटरी हैबिट्स, न्यूट्रिशनल एजुकेशन, कंट्रोल ऑफ पैरासाइट। बाकी हमारे पास ये है कि इन्वेस्टिगेशन, अगर हमने फूड पॉइजनिंग हो गई है किसी एरिया के अंदर तो हम उसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो हम हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद हम लैब इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन करा सकते हैं, ब्लड को हम एंटीबॉडीज़ के लिए देख सकते हैं, एनवायरमेंटल स्टडी, डाटा एनालिसिस। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, अगर इस कंडीशन का होता है तो कैसे हमने फूड सैनिटेशन का हम ख्याल रखें, मीट इंस्पेक्शन, पर्सनल हाइजीन, फूड हैंडलिंग टेक्निक्स, मिल्क थॉरोकिल कुकिंग, सैनिटरी इंप्रूवमेंट, सेल्फ एजुकेशन वगैरह। इसके साथ रेफ्रिजरेशन की जा सकती है, सर्वेलेंस वगैरह की जा सकती है। आगे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आया हुआ है SCQ के अंदर, वो SCQ में डोपिंग आपने अक्सर सुना होगा, ये जो एथलीट्स होते हैं, क्रिकेटर्स वगैरह होते हैं, इनके डोपिंग टेस्ट कराए जाते हैं। सो डोपिंग इज़ डिस्क्राइब as intake of substances, medicinal or non-medicinal, taken by athletes to enhance the physical activity, strength and endurance during their professional performance. Basically परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए जो एक्सटर्नल सब्सटेंसेस लिए जाते हैं क्या क्या हो सकते हैं? कैफीन, एफिड्रीन, अल्कोहल, जिनसेंग, सोडा लोडिंग, डायूरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, ग्रोथ हार्मोन्स, एंटी फटीग मेडिकेशन, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अननेचुरल है वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये डोपिंग कहलाती है। आगे है WHO रिकमेंडेड हेल्थी डाइट आपने जो WHO रिकमेंडेड है वो आपने कैसे लेनी है, उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन भी आया हुआ है।
टोटल फ़ैट जो है ना वो हमारा 15 to 30% होना चाहिए, और उसके अंदर हमने कोशिश करनी है कि अनसैचुरेटेड जो फ़ैट है ना वो हमारा अच्छा हो, ठीक है, वो हम ज़्यादा लें। कार्बोहाइड्रेट 55 to 75%, प्रोटीन 10 to 15%, कोलेस्ट्रॉल लेस दैन 300 मिलीग्राम, सोडियम क्लोराइड लेस दैन 5 ग्राम, फ्रूट वेजिटेबल्स ग्रेटर दैन 400 ग्राम, डाइटरी फाइबर हम यूज़ करें। एक और पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि WHO ने जो है ना कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं डाइटरी गोल्स के अकॉर्डिंगली, कम अज़ कम आप 5 मेंशन करें। तो 5 डाइटरी गोल्स जो WHO ने हमें दिए हुए हैं वो आप लिख लें। मेंटेनेंस ऑफ अ स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ फॉर ऑप्टिमम हेल्थ, इंश्योरिंग एडिकेट न्यूट्रिशनल स्टेटस फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। तीसरा हमारे पास है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ बर्थ वेट्स एंड ग्रोथ ऑफ इन्फेंट्स, प्रिवेंशन ऑफ ऑल डेफिशिएंसी ड्यू टू द न्यूट्रिशनल डिजीज़, या फिर ऑल न्यूट्रिएंट्स की एडिकेसी हमने इम्प्रूव करनी है ताकि हम डेफिशिएंसी को प्रिवेंट कर सकें। क्रॉनिक डाइट रिलेटेड डिसऑर्डर्स की प्रिवेंशन और मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ ऑफ एल्डरली एंड इंक्रीजिंग द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। 5 आप याद कर लें कोई से भी। एक तो स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, एडिकेट न्यूट्रिशनल स्टेटस फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, एडिकेट न्यूट्रिशनल स्टेटस फॉर इन्फेंट्स, और इन्फेंट्स का जो बर्थ वेट है इसको मेंटेन करके रखना है। प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, क्रॉनिक डाइट रिलेटेड इशू से प्रिवेंशन करना है, और मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ ऑफ द एल्डरली, मतलब बड़े जो बूढ़े हैं उनका भी हमने ख्याल करना है, सिर्फ बच्चों का ही ख्याल नहीं करना। बाकी हमारे पास चैप्टर कवर हो गया, लेकिन कुछ सवाल आए हुए हैं विटामिन के रिलेटेड, वो मैं आपको करवा देता हूँ। अक्सर पूछ लेते हैं कि ना विटामिन ए के हवाले से कि आपको सिनेरियो आता है एक बंदा उसको ना रात को नज़र कम आता है, नाइट ब्लाइंडनेस है, तो कौन सी चीज़ डेफिशिएंट है। तो विटामिन ए ऑब्वियसली डेफिशिएंट है। अब विटामिन ए का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, ये प्रमोट करता है ग्रोथ को और इम्प्रूव करता है आपकी रेजिस्टेंस को, विजन के लिए बड़ा ज़रूरी है। और अगर ये इसकी कमी हो जाए तो ज़ेरोप्थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस, केराटोमेलेसिया वगैरह हो सकता है, डिजनरेशन ऑफ माइलिन शीथ हो सकती है, रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ हो सकती है। कहाँ से हम हासिल करते हैं? एनिमल सोर्सेज हैं, मिल्क, बटर, क्रीम, घी, एग योक वगैरह। प्लांट सोर्सेज हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। इसी तरह हमारे पास आ जाता है विटामिन डी का। रिकेट्स का सिनेरियो आ जाता है कि बच्चा है उसकी जो लेग्स हैं वो बो हुई हुई हैं, तो आप बताएं कौन सा विटामिन डेफिशिएंट है। तो विटामिन डी डेफिशिएंट होता है, तो ये रिकेट्स करा सकता है, ऑस्ट्रोमलेशिया वगैरह करा सकता है। और कहाँ से हम हासिल करते हैं? मिल्क, बटर, एग योक, फ़िश वगैरह हम खा सकते हैं, कैप्सूल्स वगैरह ले सकते हैं फ़िश ऑयल के। विटामिन डी की एडमिनिस्ट्रेशन भी कराई जा सकती है, सनशाइन ली जा सकती है। 3-4 पॉइंट आप लिख लीजिएगा। और इसका मेन फंक्शन कैल्सिफिकेशन की है। इसी तरह अगर अल्कोहलिक कोई आए तो उसके अंदर क्या डेफिशिएंट हो सकता है? विटामिन B1 हो सकता है। पोली न्यूराइटिस कॉज करता है ये, बेरी, लॉस ऑफ एपेटाइट, डिप्रेशन। और कहाँ से आता है? लेग्यूम, नट, होल ग्रेन वगैरह से आप देख लें। बाकी विटामिन के अंदर अगर आपके पास पेलेग्रा, विटामिन B3 नायासिन की डेफिशिएंसी के अंदर होता है। पेलेग्रा के अंदर 3 Ds होते हैं, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया। बर्निंग फीट अगर कहीं पाया आए तो विटामिन B6 की डेफिशिएंसी है। विटामिन B12 पर्नीशियस एनीमिया, विटामिन C स्कर्वी, डेंटल कैरीज वगैरह इसके अंदर है। बाकी आपके पास कैल्शियम है, कैल्शियम को रीड कर लीजिएगा। डेफिशिएंसी में हाइपोकैल्सीमिया होता है, न्यूरोमस्कुलर हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो जाती है। इसी तरह जो हमारे पास आयरन है ये रीड कर लीजिएगा, ये आपको पता ही है, हमने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कर लिया है। बाकी एक सवाल बहुत ज़्यादा जो है वो आयोडीन का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। आप बताएं कि एक बंदा है उसका नेक के अंदर स्वेलिंग है, उसे क्या प्रॉब्लम है, या जो है वो हाइपोथायराइड का सिनेरियो आ जाता है कि वेट गेन हो रहा है, स्क्वालिंग के अंदर मसला है, कॉन्स्टिपेशन है, तो उसको क्या मसला हो गया? हाइपोथायराइड हो सकता है, आयोडीन डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। सो आप ये भी बताते हैं कि अगर आपको उससे ये मसला है और इसको हम जो है वो कैसे ठीक करेंगे। तो इसको हम कम्युनिटी लेवल पे कैसे ठीक करते हैं? आयोडाइज सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह हम जर्नल कंपेन कर सकते हैं, आयोडाइज सॉल्ट वगैरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेशनल फूड्स ने पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस कराया था। बाकी हमारे पास आयोडीन के अंदर हाँ इसी तरह सिनेरियो आ जाता है
कि आयोडीन के अंदर अगर आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। डेफिशिएंसी आप देखें, आयोडीन इज़ नेसेसरी फॉर थायराइड हार्मोन सिंथेसिस, तो एंडेमिक गॉइटर हो सकता है, फीटल ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, क्रेटिनिज्म हो सकता है, ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो देख सकते हैं। बाकी हमने इसके कम्युनिटी में यही है कि आयोडाइज सॉल्ट इस्तेमाल कर दें और इसकी फोर्टिफिकेशन कर दें फूड्स के अंदर, तो इस तरह हम जो है ना इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। आयोडाइज सॉल्ट के साथ साथ हम आयोडाइज्ड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आयोडीन मॉनिटरिंग कर सकते हैं, और मैस कम्युनिकेशन और ये पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन हम रन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास मैल न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन का डिफरेंस है, ये आपने पढ़ ही लिया है। मैल न्यूट्रिशन एक ओवरऑल टर्म है, उसके अंदर अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन सब कुछ शामिल हो जाता है, और अंडर न्यूट्रिशन स्टेट ऑफ अंडर ईटिंग की वजह से होती है। इट इज़ वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ मैल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो बाकी इस तरह को क्रवाशकर मरासमस हो गया, तो ये आप चैप्टर ज़रूर अच्छी तरह कीजिएगा। स्पेसिफिकली ये जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, अनीमिया है, एंथ्रोपोमेटिक इंडाइसिस हैं, और उससे पहले जो स्पेसिफिक चीज़ें अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप ये कर लीजिएगा। बाकी आई होप कि आपको समझ आई होगी, तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।